Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of linear algebra from June 2013 क्वेश्चन पेपर। जून 2013 क्वेश्चन पेपर से linear algebra से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं और पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। सो टोटल 9 क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन इज सेइंग लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है हमारे पास 3x5 की, where AB belongs to real number. Choose the correct statement. Their first statement is saying there exist values of A and B for which the column of A are linearly independent. Option second कह रहा है there exist value of A and B for which AX equals to 0 has X equals to 0 as the only solution. Option C कह रहा है for all values of A and B the rows of A spans three-dimensional subspace of R5. And last statement कह रहा है there exist values of A and B for which rank of A equals to 2. So वन बाय वन सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए अगर रैंक की बात करें देन इस मैट्रिक्स की रैंक होगी क्या। मैट्रिक्स की रैंक उस तरीके से निकालते हैं जैसे कोई भी मैट्रिक्स है देन इसकी सब मैट्रिक्स देख लेंगे। एन क्रॉस एन की कोई भी सब मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स जो होगी वही मैट्रिक्स की रैंक होगी। हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स लेंगे एन क्रॉस एन की देन 3x3 की बनेगी यहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर। देन ये 3x3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। देन अगर इसके रैंक की बात इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। सो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 विच डजंट इक्वल्स टू 0। दिस वन इज इम्प्लाई इस मैट्रिक्स की रैंक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स से बनी है। दैट्स वाई इस मैट्रिक्स की पूरी मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाएगी हमारे पास 3। सो इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3। सो अब ये 3 रैंक आई है, ये ए और बी की चाहे कोई भी वैल्यू हो उन पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ से हमने इससे निकाल लिया 3 रैंक है। सो ए और बी की कुछ भी वैल्यू रैंक तो 3 रहेगी। बट ये ऑप्शन डी कह रहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच रैंक ऑफ ए हैज इक्वल्स टू 2। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमने कह दिया रैंक ऑफ ए तो 3 यानी ए और बी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन अगर ए की बात करें मैट्रिक्स की अगर रैंक 3 आई है देन अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 है देन ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से 5 कॉलम्स है हमारे पास। सो ऑप्शन ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट मैट्रिक्स की रैंक 3 है, कॉलम है हमारे पास 5। सो ये इम्प्लाई कर रहा है इससे कॉलम जो है हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये डिपेंडेंट होंगे क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 3 है और कॉलम इससे ग्रेटर है। देन इस केस में हमारे पास जो कॉलम आएंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए भी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन सी की अगर बात करें देन ऑप्शन सी कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए स्पेंस 3 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R5। यहाँ से अगर मैट्रिक्स ए की रैंक की बात रोज़ की बात करें यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ है 3 रोज़ है और 3 मैट्रिक्स की हमारे पास रैंक आई है। सो ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ये जो रोज़ है ये पूरे वेक्टर स्पेस को ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को स्पेन कर रही है क्योंकि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स की रोज़ है ये तीनों रोज़ हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगी ए और बी की सारी वैल्यूज़ के लिए। सो यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है ये रोज़ हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। सो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी हमारे पास 3 है ही। सो ये 3 डायमेंशनल सबस्पेस को R5 के 3 डायमेंशनल सबस्पेस को स्पेन करेगी। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन बी की बात करें ऑप्शन बी हमें कह रहा है देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच ए एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ द ओनली सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू 0। सो ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है ए सो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर ए एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दी हुई है देन रैंक ऑफ ए अगर आर दी हुई है और ए हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। सो अगर आर की वैल्यू रैंक उसकी कॉलम्स के इक्वल है देन एक्स इक्वल्स टू 0 इज़ द ओनली सॉल्यूशन होगा। और अगर आर की वैल्यू लेस देन एन है देन इस केस में सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एक्स इक्वल्स टू 0। सो मतलब अगर आर की वैल्यू लेस देन एन है देन इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और एक्स इक्वल्स टू 0 भी उसमें एक सॉल्यूशन होगा। बट ओनली एक्स इक्वल्स टू 0 तो सॉल्यूशन उसी केस में होगा व्हेन आर इक्वल्स टू एन हो। बट हमारे पास यहाँ से आया है आर इक्वल्स टू 3 एंड एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5 कॉलम है। सो 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है सो 5।
सो 3 डजंट इक्वल्स टू 5, देन इस केस में x इक्वल्स टू 0 इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, साथ ही जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये इंप्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question is also from part B. The question is saying consider R cube with the standard inner product. Let W be the subspace of R square spanned by W is R cube spanned by the 1 0 minus 1. Which of the following is a basis for the ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W? यहाँ से हमारे पास ये अलग अलग बेसिस दिए हुए। सो ये कौन सी कंडीशन इम्प्लाई कर रही है W के ऑर्थोगोनल बेसिस की, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की के बेसिस को इम्प्लाई कर रही है। सो यहाँ से हमें पास W ये दिया हुआ है। सो कोई भी अगर W ये दिया हुआ है देन कोई भी अगर इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेट इस सेट के ऑर्थोगोनल होगा। सेकंड थिंग इज दैट अगर कोई भी बेसिस होता है देन बेसिस हमें पता है बेसिस इम्प्लाई करता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। सो अगर बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है देन ये अप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन सी इम्प्लाई कर रहा है, ऑप्शन सी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्योंकि कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है उसके कितने भी दो एलिमेंट्स को, एटलीस्ट दो एलिमेंट्स को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा देन एक दूसरे का मल्टीपल होगा, देन यहाँ से 4 to 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 1 2। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये दो एलिमेंट लीनियरली डिपेंडेंट है देन ये इम्प्लाई कर रहा है पूरा सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। सो यहाँ से ये बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस होने के लिए इसे लीनियरली एटलीस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी था। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन डी की अगर बात करें देन यहाँ से ये 3 एलिमेंट्स का सेट है, 3 एलिमेंट्स का सेट है। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाने के लिए या तो इसे लीनियर डिपेंडेंट दिखाने के लिए या तो इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दो, या फिर इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में दिखा के इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 दिखा देंगे देन ये इम्प्लाई करेगा इस केस में इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये लीनियरली डिपेंडेंट है। सो अगर यहाँ से इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें देन ये आएगा, और यहाँ से अगर देखें देन यहाँ से ये दोनों रोज हमारे पास सिमिलर है। सो किसी भी मैट्रिक्स की अगर दो रोज सिमिलर होती है, दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं देन इस केस में हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा देन दिस वन इज इम्प्लाइंग ये हमारे पास सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। सो यहाँ से ये सेट भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ गया, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन अगर बी और ए की बात करें, ऑप्शन बी और ए को देखने के लिए पहले ए की बी की अगर बात करें देन ये अगर सेट इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है देन ये सेट इस सेट का ऑप्शन बी हमारे पास इस सेट से ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल होगा देन इनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि कोई भी दो सेट इफ W prep is orthogonal complement of W, then this one is implying inner product of W1 or W2 equals to 0, where W1 belongs to W and W2 belongs to W prep. So W है हमारे पास 1 0 minus 1 का स्पेन, और W prep है हमारे पास 1 2 1 and 0 1 1। सो अगर ये इनका इनर प्रोडक्ट देखें देन इस एलिमेंट का अगर इस एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट देखेंगे ये तो 0 आएगा, बट अगर इस एलिमेंट का हम इस एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट देखें देन ये आएगा हमारे पास -1 विच इज डजंट इक्वल्स टू 0। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से ऑप्शन बी हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। बच्चा ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को हम दे सकते हैं, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और साथ ही इसका इनर प्रोडक्ट 1 0 minus 1 सेट से 0 भी आता है इनर प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is saying a linear transformation T rotates each vector in R square clockwise through 90 degree. The matrix T relative to the standard order basis. Standard order basis है हमारे पास 1 0 and 0 1 is। तो बताना है इसके लिए इस बेसिस को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुमा दें उसके बाद जो हमारे पास बेसिस बनेगा, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा वो कौन सा आएगा। सो अगर इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं देन इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है रोटेशनल ऑपरेटर इन R square दैट रोटेट्स अ वेक्टर थ्रू थीटा एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज
ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा एंड ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा आता है। सो यहाँ से हम ये एंटी क्लॉकवाइज की रिलेशन है। सो अगर यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे देन थीटा इंप्लाई करेगा माइनस थीटा को। सो यहाँ से अगर माइनस थीटा रखेंगे देन वी नो दैट कोस थीटा होता है वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। सो कोस थीटा इक्वल्स टू कोस माइनस थीटा, बट साइन थीटा हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो ये अप्लाई करेगा व्हेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी देन हमारे पास रोटेशनल ऑपरेटर आ जाएगा कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास जो ऑपरेटर गिवन है यहाँ से 1 0 एंड 0 1 गिवन है। सो यहाँ से इस फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखेंगे देन वैल्यू आएगी कोस 90 प्लस 0 एंड माइनस साइन 90 प्लस 0। सिमिलरली यहाँ से दूसरे ऑपरेटर के लिए वैल्यू आएगी साइन 90 एंड कोस 90। सो यहाँ से वैल्यू अगर निकालते हैं कोस 90 इक्वल्स टू 0, साइन 90 इक्वल्स टू -1, माइनस ऑफ साइन 90 इक्वल्स टू -1, साइन 90 यहाँ से 1 आएगा और इनका ये 0 आएगा। सो यहाँ से ऑपरेटर का अगर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉलम वेक्टर है, ये रो वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में निकालेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में, यहाँ से ये 2x2 की मैट्रिक्स इस टाइप से बनेगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। सो यहाँ से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनी है इसका ऑप्शन से कंपेयर कर लेंगे, ये इंप्लाई करेगा हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। सो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is saying let T Rn to Rn be a linear transformation. Which of the following statement imply T is a bijective? So स्टेटमेंट हमें गिवन है टी Rn to Rn हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। सो कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है टी बाइजेक्टिव है, मतलब अगर इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है टी बाइजेक्टिव है। तो ये निकालने के लिए एक तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर अगर ऑप्शन से डिस्कार्ड करना चाहें किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर नलिटी एन है देन ये इंप्लाई थोड़ा ना कर रहा है हमारे पास बाइजेक्टिव, क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर बाइजेक्टिव होता है वो इंप्लाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1 1 है और ऑन 2 है। सो अगर नलिटी एन है, सो नलिटी एन है, दिस वन इज इंप्लाइंग यहाँ से एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। सो अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर नलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ रही है देन ये क्या इंप्लाई करेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, फाइनाइट डायमेंशनल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस की बात करें, सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो 1 1 उसी केस में होगा जब हमारे पास उसके लिए नलिटी 0 आए। नलिटी 0 आएगा देन इस केस में हमारे पास वो 1 1 होगा, 1 1 होगा देन उसके बाद उसके बाइजेक्टिव की कंडीशन इंप्लाई करेगी। बट यहाँ से नलिटी ग्रेटर देन 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आ रही है। सो ये इंप्लाई करें यहाँ से नलिटी 0 नहीं है। नलिटी 0 नहीं है तो अगर फाइनाइट डायमेंशनल टाइप वेक्टर स्पेस की बात होगी देन इस केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो यहाँ से ये कंडीशन तो डिस्कार्ड होगी। और सिमिलरली अगर ऑप्शन बी की बात करें, यहाँ से फिर से नलिटी इक्वल्स टू एन गिवन है, सो यहाँ से ये भी इंप्लाई नहीं करी कंडीशन। सो यहाँ से एक साथ दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अगर ऑप्शन सी की बात करें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हमें गिवन है फॉर्मूला रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू एन, ये तो हमारे पास सिल्वेस्टर्स लॉ है। सो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिल्वेस्टर्स लॉ का तो डेफिनेटली फॉलो करेगा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो हम इम्प्लाई नहीं कर सकते कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो सिल्वेस्टर्स लॉ को फॉलो करता है वो बाइजेक्टिव होता है, क्योंकि हमारे पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें 2x2 के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, टी ए बी इक्वल्स टू, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं लेटेस्ट टेक टी ए बी इक्वल्स टू A0। सो इस केस में अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है देन इस केस में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो बनेगी 1 0 0 0। सो इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी हमारे पास 1 और नलिटी आएगी इस मैट्रिक्स की 1। सो रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू एन आ रहा है इस केस में। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास 1 1 तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि नलिटी ग्रेटर देन 0 आ रही है। सो नलिटी ग्रेटर देन 0 आ रही है देन दिस वन इम्प्लाई ये 1 1 तो होगा नहीं, दैट्स वाई यहाँ से बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो ये कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है रैंक प्लस नलिटी, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं है। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी तो सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते हैं। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, ए पहले ही डिस्कार्ड हो गया, बी भी डिस्कार्ड हो गया, बचा ऑप्शन डी। सो हम ऑप्शन डी को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट भी, अगर डायरेक्ट रिजल्ट से देखना चाहें लाइक टी वी टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ वी इज फाइनाइट डायमेंशनल देन रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, ये इंप्लाई करता है टी बाइजेक्टिव होगा। सारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। सो यहाँ से हमारे पास वी की डायमेंशन एन दी हुई है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो इतने पार्ट में तो हमने चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, पार्ट बी में पूछे हुए। नाउ कम टू द पार्ट सी।
This question is saying let S denote the set of all prime numbers primes P such that the following matrix is invertible when considered as a matrix. Let S denote the set of all prime P such that the following matrix is invertible when considered as a matrix with entries in Z by PZ. Then A equals to this one is 3 cross 3 matrix. Which of the following statements are true? First statement is saying S contains all prime numbers. Second statement is saying S contains all the prime number greater than 10. Third statement is saying S contains all the prime numbers other than 2 and 5. And last statement is saying S contains all the prime numbers. Then all the odd prime numbers. So इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से इसको हमें निकालना है. S contains S हमें ऐसा सेट दिया हुआ है. As denote the set of all prime numbers. P उन prime numbers का set है जिसके लिए which of the following such that the following matrix is invertible. This matrix is invertible in Z by PZ. So Z by PZ में यानी ZP में ये matrix हमारे पास invertible आएगी. So ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब आएगी? जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा. हम इसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली में होगा क्या? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे नॉर्मल डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन फॉर्मूला से. सो यहाँ से निकालेंगे देन यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 10. सो 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5. सो 2 इंटू 5 आएगा. सो अगर Z2 लेंगे तो Z2 में हमारे पास 2 एज ए जीरो ट्रीट होगा. 2 एज ए जीरो ट्रीट होगा देन यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ जाएगा और ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी. और अगर Z5 लेंगे सो Z5 में भी 5 हमारे पास एज ए जीरो ट्रीट होता है. सो एज ए जीरो ट्रीट होगा देन इस केस में फिर से इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा. सो ये इन्वर्टिबल नहीं होगी. सो Z2 एंड Z5 Z बाई PZ के फॉर्म में ZP आएगा. सो व्हेन P इक्वल्स टू 2 और P इक्वल्स टू 5 होगा देन इस केस में हमारे पास ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं आएंगी. सो यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें देन ये दोनों प्राइम्स है और दोनों ही उस एस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एस ऐसा सेट है जिसके लिए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. Z बाई PZ में सो 2 एंड 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहे. तो ऑप्शन नहीं कह रहा है एस कंटेन्स ऑल द प्राइम बट ये एस 2 और 5 कंटेन नहीं करता. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन बी कहता है एस कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 10. हाँ सिर्फ 2 और 5 ही तो नहीं आ रहे बाकी सारे प्राइम्स आ रहे हैं. सो 10 से ग्रेटर सारे प्राइम आ रहे हैं. दैट्स वाई ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. ऑप्शन सी कह रहा है एस कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5. हाँ यही हम कह रहे हैं 2 और 5 कंटेन नहीं कर रहा. सो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. लास्ट ऑप्शन कह रहा है एस कंटेन्स ऑल द ऑड प्राइम बट एस हमारे पास जो सेट है वो 5 कंटेन नहीं कर रहा. सो 5 ऑड नंबर है और प्राइम कंटेन कर रहा. दैट्स वाई ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी. This question is saying let A belongs to M10 C. The vector space of 10 cross 10 matrices with entries in C. Let WA be the subspace of M10 C spanned by A raised to the power n where n is greater than equals to 0. Choose the correct statement. First statement कह रहा है for any A dimension of WA is less than equals to 0. Second statement कह रहा है for any A dimension of WA less than 0. Third statement कह रहा है for some A डायमेंशन इज बिटवीन 10 to 100 एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है फॉर सम ए डायमेंशन ऑफ WA इक्वल्स टू 100 सॉरी. सो ये देखने का सबसे पहले डायमेंशन ऑफ WA निकालना होगा. सो WA हमें जो सेट दिया वो दिया हुआ है सबस्पेस ऑफ M10 C और स्पेन हो रहा है A रेज़ टू द पावर n और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 से. सो यहाँ से अगर A की बात करें A हमारे पास M10 C में एक मैट्रिक्स है. सो M10 क्रॉस 10 की A 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है. सो ये 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है. देन ए के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखे देन केले हैमिल्टन थ्योरम हमें कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो ए की अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे देन 10 ऑर्डर की 10 डिग्री की इक्वेशन बनेगी हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 10 A रेज़ टू द पावर 10 A9 A रेज़ टू द पावर 9 प्लस A8 A रेज़ टू द पावर 8 एंड सो ऑन. सो माइनस लास्ट डिजिट आएगा -1 रेज़ टू द पावर 10 इंटू A0 कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये A0 आता है ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है. सो A रेज़ टू द -1 रेज़ टू द पावर 10 डिनोट करा प्लस को. सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी इसमें. सो इसमें अगर सिंप्लीफाई हो रही है सो अगर इसमें A रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू निकाली नहीं इस टाइप से वैल्यू निकलेगी. सो यहाँ से अब अगर A रेज़ टू द पावर 11 की हमें वैल्यू निकालनी हो. सो A रेज़ टू द पावर 11 की अगर वैल्यू निकालनी हो वो कैसे निकलेगी A इंटू A रेज़ टू द पावर 10. सो A रेज़ टू द पावर 10 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स काम आ रहे हैं ये 9. सो ये एलिमेंट्स से हो रही है और A रेज़ टू द पावर 10 हमें कह रहा है. सो A रेज़ टू द पावर 10 को इस फॉर्म में लिख लेंगे और इंटू A कर लेंगे. सो ये टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हुए टोटली 10 एलिमेंट्स ये तो जनरेट हो गया क्योंकि 12 लिखने के लिए भी 10 इंटू A स्क्वायर कर देंगे एंड सो ऑन. इसी टाइप से प्रोसेस चलती रहेगी. सो बाकी एलिमेंट्स निकालने के लिए तो हम इसका काम में ले लेंगे. बाकी बचे हुए एलिमेंट्स तो हम इसी फॉर्म से निकाल सकते हैं
ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस टू द पावर 4, ए रेस टू 5, सो ऑन ए रेस टू द पावर 10 तक तो ऐसे निकाल लेंगे। अगर मैट्रिक्स स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है, लाइक अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दी हो देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा, और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दी हो देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाएगा। सो इस केस में तो हमारे पास इनकी डायमेंशन इसी टाइप से निकल जाएगी। यहाँ से ए स्क्वायर करने से ही हमारे पास सारी डिजिट्स आ जाएंगी। बट यहाँ से अगर स्पेसिफिक इस टाइप की मैट्रिक्स दी हो देन यहाँ से तो इस टाइप से निकल जाएगी। बट हमें नॉर्मल कोई मैट्रिक्स दी हो देन यहाँ पे तो एटलीस्ट 10 तो डायमेंशन होगी ना। सो एन की यहाँ पे डायमेंशन इसके लिए 10 या लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी। सो लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 तो हम 10 अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा देन इस केस में हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते 10 तक तो। सो यहाँ पे डायमेंशन 10 हो जाएगी। बट अगर स्पेसिफिक मैट्रिक्स जैसा मैंने बताया ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, उस केस में डायमेंशन कम हो जाएगी। सो इस केस में हम कह सकते हैं यहाँ से अगर ऑप्शन से देखें, ऑप्शन ए हमें कह रहा है डायमेंशन लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी, यही हम कह रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। बट ऑप्शन बी कह रहा है लेस देन 10 होगी। लेस देन 10 इंप्लाई कर रहा है 10 नहीं हो सकती। बट हम ले लेते हैं ये सेट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, देन इस केस में हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की बाकी ए रेस टू द पावर 10 को बाकी कॉम्बिनेशन में थोड़ा ना लिख सकते हैं। ए रेस टू द पावर तो अपना अलग ही आएगा, बाकी से डिपेंडेंट नहीं होगा, अलग ही बनेगा, इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है फॉर सम ए डायमेंशन 10 to 100 के बीच में, बट हम तो कह रहे हैं डायमेंशन लेस देन इक्वल्स टू 10 है। दैट्स वाई ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहे हैं डायमेंशन 100 है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is saying let A be a complex 3x3 matrix with A cube equals to -1. Which of the following statement are correct? First statement कह रहा है A has 3 distinct eigenvalues. Second statement कह रहा है A is diagonalizable over C. Third statement कह रहा है A is triangularizable over C. And last statement कह रहा है A is non-singular matrix. So A cube equals to I -1 दिया. So अगर इसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाए वो बनेगा हमारे पास, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स हर एवरी n क्रॉस n मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। दैट्स वाई यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल्स टू +1, एक्स क्यूब +1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से इसके अगर फैक्टर करेंगे देन वो आएगी x+1 एक्स स्क्वायर माइनस x+1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x+1 इक्वल्स टू इम्प्लाई कर रहा है x+1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई कर रहा है x इक्वल्स टू -1। एंड यहाँ से इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का रूट्स आ रहे हैं 1 ± √3 i/2। सो यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इम्प्लाई आ रही है। मतलब या तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, अगर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है देन इस केस में क्या होगा, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी देन इस केस में ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट बनेगा। क्योंकि जो मैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इम्प्लाइज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, डायगोनलाइजेबल इम्प्लाई डायगोनलाइजेबल है, और नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है ही सारी, सो नॉन सिंगुलर होगी। सो यहाँ से इस केस में तो हमारे पास चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे और आ रहा है, सॉरी, बट यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास और की कंडीशन आई है। अगर सारी आइगन वैल्यू -1 ही होगी, अगर सारी आइगन वैल्यू -1 ही होगी देन इस केस में हमारे पास ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। और पर अगर सारी आइगन वैल्यू -1 ही है बट देन ऐसी कंडीशन हमें बनानी होगी जिसके लिए ए क्यूब इक्वल्स टू -1 है। सो ए क्यूब इक्वल्स टू -1 आएगा देन इस केस में हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स नहीं बनेगी जो डायगोनलाइजेबल नहीं हो। आप कोई भी काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सारी आइगन वैल्यूज -1 है और साथ ही इस कंडीशन को फुलफिल करिए ए क्यूब इक्वल्स टू -1। सो इस केस में हमारी सारी मैट्रिक्स जो बनेगी वो डायगोनलाइजेबल होगी, डायगोनलाइजेबल होगी इम्प्लाइज ट्रायगोनलाइजेबल होगी, और सारी आइगन वैल्यू -1 इम्प्लाइज सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इम्प्लाइज नॉन सिंगुलर। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बट सारी आइगन वैल्यू -1 होना इम्प्लाई कर रहा है सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, सी एंड डी, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question given that consider the quadratic form P and Q given by P and Q, हमारे पास दो quadratic form इस तरीके से दी हुई। Which of the following statements are true? सारे स्टेटमेंट P and Q के इक्वलेंसी की बात कर रहे हैं ओवर C एंड ओवर R। सो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर C और ओवर R इक्वलेंट होगी कब? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें, टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स आर रियल इक्वलेंट if and only if they have same rank and same signature। मतलब कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर एन डी ऑर्डर की क्वाड्रेटिक फॉर्म एन वेरिएबल्स में इक्वलेंट होगी, उनमें सेम रैंक और सेम सिग्नेचर हो, उसी केस में इक्वलेंट होगी, अदरवाइज वो इक्वलेंट नहीं होगी। और ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड कभी इक्वलेंट होगी जब उनमें सेम रैंक हो। मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड में अगर इक्वलेंट देखने हैं सिर्फ रैंक देखनी पड़ेगी मैट्रिसेस की उनके रेस्पेक्टिव, और अगर रियल फील्ड में देखने हैं उनका सिग्नेचर भी देखना होगा। सिग्नेचर होता है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज। सो यहाँ से अगर P और Q को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें
देन मैट्रिक्स फॉर्म में पी का क्यू का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एंट्रीज होती है और रैंक इसकी आएगी, रैंक आएगी अगर बी डजंट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा देन इस केस में हमारे पास रैंक आएगी 3, और अगर बी डजंट इक्वल्स टू 0 आएगा देन इस केस में हमारे पास रैंक आएगी 4. So rank of Q equals to 3 if B doesn't equals to 0 and rank of Q equals to 4 if B doesn't, rank of Q equals to 3 if B equals to 0 and if B doesn't equals to 0, this one is implying rank of Q equals to 4. सिमिलरली अगर P के लिए निकालें देन P के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू जेड. सो यहाँ से C/2 और C/2 आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में. सो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे. अगर C इक्वल्स टू 0 हुआ देन C इक्वल्स टू 0 होगा देन यहाँ 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा. ये कंडीशन इंप्लाई करेगी यहाँ से इसकी रैंक आएगी 2, और अगर C डजंट इक्वल्स टू 0 आएगा देन ये कंडीशन इंप्लाई करेगी रैंक यहाँ से आएगी 4. सो अगर इसे कॉम्प्लेक्स फील्ड में देखना है, कॉम्प्लेक्स फील्ड में कोई भी दो क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वलेंट होगी इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक. सो अगर ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है इफ B एंड Q आर इक्वलेंट ओवर C, P एंड Q इक्वलेंट होगी इफ B एंड C आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. सो B एंड C अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे देन B डजंट इक्वल्स टू 0 इंप्लाई कर रहा है रैंक 4 होगी. सिमिलरली C डजंट इक्वल्स टू 0 इंप्लाई कर रहा है रैंक ऑफ P इक्वल्स टू 4 होगी. सो यहाँ से दोनों की रैंक इक्वल आ गई और यही कॉम्प्लेक्स फील्ड में इक्वलेंट होने की कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की सेम रैंक होनी चाहिए एन ऑर्डर मैट्रिक्स में. सो एन ऑर्डर मैट्रिक्स है दोनों की 4x4 की और सेम रैंक है. सो यहाँ से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. सो अगर ऑप्शन बी सी डी की बात करें, सो बी सी डी ओवर आर की बात कर रहे हैं क्योंकि इक्वलेंट ओवर आर, इक्वलेंट ओवर आर और इक्वलेंट ओवर आर. सो इक्वलेंट ओवर आर निकालने के लिए उनका सिग्नेचर भी निकालना होगा और सिग्नेचर निकालने के लिए हमें इनकी आइगन वैल्यूज निकालनी होगी क्योंकि टू रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म in n variables are real equivalent if they have the same rank and same signature. So सिग्नेचर निकालने के लिए हमें आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी. सो क्यू की आइगन वैल्यूज की बात करें, क्यों हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है. सो डायगोनल एलिमेंट इसकी आइगन वैल्यूज होंगी. सो इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास 1 1 एंड b. ये इंप्लाई कर रहा है 1 एंड b. और नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ p. आइगन वैल्यूज ऑफ p अगर देखें दें हमारे पास ये ब्लॉक मैट्रिक्स है 2x2 का ब्लॉक, ये 2x2 का ब्लॉक ये. सो इसकी आइगन वैल्यूज है 1 1 एंड यहाँ से प्लस माइनस C/2. सो ये आइगन वैल्यू आ गई इसकी. सो आइगन वैल्यू यहाँ से सिग्नेचर निकालने के लिए हमें इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज और नेगेटिव आइगन वैल्यूज देखना पड़ेगा क्योंकि सिग्नेचर होता है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यूज. सो पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यूज. सो यहाँ से अगर B इक्वल्स टू 0 आ जाए, B इक्वल्स टू 0 आएगा देन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितनी आ गई 3 और नेगेटिव आइगन वैल्यूज 0. सो माइनस 0 C माइनस 0 इक्वल्स टू 3. सो व्हेन B इक्वल्स टू 0 देन सिग्नेचर ऑफ Q इक्वल्स टू 3. और अगर B इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया, B नेगेटिव आ जाएगा देन इस केस में नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 3 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज विच इज इक्वल्स टू 1. देन इस केस में हमारे पास सिग्नेचर आ जाएगा 2. सिमिलरली अगर B पॉजिटिव आ जाएगा, B अगर पॉजिटिव आएगा देन नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 4 एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज 0. सो इस केस में हमारे पास सिग्नेचर आ जाएगा 4. सो ये कंडीशन इंप्लाई करें B पर, अगर B की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वल्स टू 0 होने पर Q का सिग्नेचर क्या रहा है. सिमिलरली अगर P की बात करें, P के लिए अगर C इक्वल्स टू 0 आएगा, C इक्वल्स टू 0 आएगा देन इस केस में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज कितनी आ जाएगी 2. सो इस केस में सिग्नेचर आ जाएगा 2. अगर C पॉजिटिव आ जाएगा, C अगर पॉजिटिव आएगा देन ये केस हमारे पास पॉजिटिव को डिनोट करेगा और ये केस नेगेटिव को. सो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 3 और माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू 1 विच इज इक्वल्स टू 2. फिर से 2 आया. सिमिलरली अगर C नेगेटिव आया, C अगर नेगेटिव आएगा देन ये आइगन वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और ये आइगन वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव. सो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज 3 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 2. सो P का सिग्नेचर हर केस में C की हर वैल्यू के लिए 2 ही आएगा हमारे पास. सो अगर यहाँ से देखें देन P एंड Q हमारे पास इक्वलेंट कब आएगी ओवर आर, P और Q इक्वलेंट आएगी. यहाँ से सिग्नेचर हमारे पास कब इक्वल आ रहा है, सिग्नेचर इक्वल आ रहा है व्हेन B इज लेस देन 0. B लेस देन 0 पे हमारे पास दोनों का सिग्नेचर इक्वल आएगा. सो व्हेन B इज लेस देन 0 देन सिग्नेचर इक्वल आएगा. सो ये इंप्लाई कर रहा है ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑप्शन बी कह रहे हैं P एंड Q आर इक्वलेंट ओवर R इफ B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर. साथ ही नॉन जीरो रियल नंबर. सो अगर नॉन जीरो रियल नंबर है बट यहाँ ये नहीं कहा गया B ग्रेटर देन 0 या B लेस देन 0 है. सो हमने अगर B ग्रेटर देन 0 ले लिया देन इस केस में सिग्नेचर हमारे पास आएगा 4 P का, सॉरी व्हेन B ग्रेटर देन 0 आएगा देन हमारे पास Q का सिग्नेचर आएगा 4 बट C का सिग्नेचर हमारे पास हर केस में 2 है. सो सिग्नेचर इक्वल नहीं हुआ देन इस केस में हमारे पास ये दोनों इक्वलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं आएगी. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा.
और ऑप्शन सी कह रहा है इफ पी एंड क्यू आर इक्वलेंट ओवर आर इफ बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स विद बी नेगेटिव। सो ये कंडीशन करेक्ट है, क्योंकि व्हेन बी नेगेटिव होगा देन इस केस में हमारे पास पी का क्यू का सिग्नेचर आएगा 2 और सी का सिग्नेचर भी 2 आएगा, साथ ही दोनों की रैंक भी इक्वल आएगी, क्योंकि दोनों नॉन जीरो दिए हुए हैं। नॉन जीरो होगा देन इस केस में यहाँ से इनकी रैंक की बात करें, नॉन जीरो है देन यहाँ से इसकी रैंक 4 और यहाँ से इसकी रैंक 4। सो ये इंप्लाई कर रहा है रैंक भी इक्वल है, सिग्नेचर भी इक्वल है, देन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है, देन इस केस में ये इक्वलेंट होगी। सो यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ई करेक्ट आ गया था। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी की अगर बात करें, पी एंड क्यू आर नॉट इक्वलेंट ओवर आर इफ सी इक्वल्स टू जीरो। सो अगर सी इक्वल्स टू जीरो लेते हैं तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, सी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है देन इस केस में रैंक आ रही है 2, और यहाँ से अगर देखें सी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है देन रैंक 2 आ रही है, बट पी और क्यू चाहे बी जीरो है चाहे बी नॉन जीरो है, इस केस में रैंक 3 एंड 4 आएगी। सो रैंक तो किसी भी केस में हमारे पास इक्वल नहीं आ रही, और अगर रैंक इक्वल नहीं आ रही देन इस केस में मैट्रिसेस हमारे पास सिमिलर नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास सिमिलर नहीं होगी। सिग्नेचर की तो बात ही नहीं होगी, सिग्नेचर तो इस केस में 2 आएगा और सी बी के 3 2 4, यहाँ से बी लेस देन 0 के लिए 2 सिमिलर आएगा, बट सिग्नेचर इक्वल आए तो भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से रैंक इक्वल नहीं आ रही, और रैंक इक्वल नहीं आ रही देन दूसरी कंडीशन दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रैंक और सिग्नेचर दोनों इक्वल आनी चाहिए ओवर आर अगर सिमिलर है क्वाड्रेटिक फॉर्म। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, सॉरी यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यही कह रहा है इफ सी इक्वल्स टू जीरो देन पी एंड क्यू आर नॉट इक्वलेंट ओवर आर। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। Now come to the next and last question of this video. In this question given that let a linear operator t on a complex vector space V has characteristic polynomial given है हमें x cube x minus 5 square and minimal polynomial given है x square into x minus 5. Choose the correct option. First option कह रहा है the Jordan form of t is uniquely determined by the given information. Second statement कह रहा है there are exactly 2 Jordan blocks in the Jordan decomposition of t. Third statement कह रहा है the operator induced by t on the quotient space V by kernel of t minus pi is a nilpotent where I is identity operator. And last statement कह रहा है the operator induced by t on the quotient space V by kernel of t is a scalar multiple of identity operator. So हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले जॉर्डन फॉर्म्स की बात की। सो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल दो ये गिवन है। सो इनके रेस्पेक्ट में अगर जॉर्डन फॉर्म्स निकालेंगे देन नंबर ऑफ जॉर्डन फॉर्म्स आएगी यहाँ से पार्टीशन ऑफ 3 माइनस 2 एंड यहाँ से आएगा पार्टीशन ऑफ 2 माइनस 1. सो पार्टीशन ऑफ 3 माइनस 2 इंटू पार्टीशन ऑफ 2 माइनस 1. व्हाट इज दिस वन इम्प्लाई? दिस वन इम्प्लाई पार्टीशन ऑफ 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टीशन एक ही जॉर्डन फॉर्म बनी, क्योंकि नंबर ऑफ जेसी फॉर्म इक्वल टू 1, नंबर ऑफ जेसी फॉर्म इक्वल टू 1 देन यूनिकली डिटरमाइन की जा सकती है. सो अगर ऑप्शन सो इस फॉर्मूला से हमारे पास यूनिकली डिटरमाइन हो रही है, सो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म. सो यहाँ से अगर जॉर्डन ब्लॉक्स निकालेंगे देन जॉर्डन ब्लॉक हमें निकालने के लिए इनके मिनिमल पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में इन जीसी फॉर्म फॉर ईच आइगन वैल्यू देयर इज एटलीस्ट 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर एम आई. सो यहाँ से ऑर्डर एम आई का एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक होगा, यानी ऑर्डर 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक होगा, ऑर्डर 1 का एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक तो होगा ही, और बाकी जो जॉर्डन ब्लॉक होंगे अदर जॉर्डन ब्लॉक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू हैव ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू एम आई, बाकी के एम आई से लेस देन होगी. सो यहाँ से 2 से लेस देन इक्वल्स टू होगी, या तो 2 हो सकते हैं 2 से लेस देन हो सकते हैं. सो 3 का होना चाहिए. सो 2 का एक तो बन गया, सो दूसरा 2 का तो बन नहीं सकता, 2 से लेस होगा 1. सो एक जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 2 का बनेगा, एक जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 1 का बनेगा. सिमिलरली अगर 5 के लिए बात करें, यहाँ से ऑर्डर 1 का एक बन गया. अब 1 से लेस देन तो 0 होगा, 0 का होता नहीं, दैट्स वाई जो दूसरा बनेगा वो भी 1 का बनेगा. सो एक जॉर्डन ब्लॉक 1 का और एक जॉर्डन ब्लॉक 1 का. सो अगर इसके लिए जेसी फॉर्म निकालें देन आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक और एक ऑर्डर 1 का जॉर्डन ब्लॉक. सिमिलरली अगर 5 के लिए देखें आइगन वैल्यू के लिए एक और एक 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे ऑर्डर 1 के. सो टोटल कितने जॉर्डन ब्लॉक बने? टोटल बने हमारे पास 2 + 1 + 1 + 1 सॉरी 1 + 1 + 1 + 1. यहाँ से एक ये और 4 जॉर्डन ब्लॉक बने. सो यहाँ से टोटल 4 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, बट ऑप्शन बी हमें कह रहा है केवल 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे. तो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया. और अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की, ऑप्शन सी और डी के लिए हम लेंगे काम में प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम. प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम कहती है अगर W1 और W2 इस टाइप से हो तो इसमें हम V को लिख सकते हैं इनके डायरेक्ट सम के रूप में, डायरेक्ट सम ऑफ W1 + W2. सो यहाँ से V इक्वल्स टू आ जाएगा कर्नेल ऑफ t² प्लस कर्नेल ऑफ t - 5 पाई.
सो ये इंप्लाई करता है यहाँ से v बाई कर्नेल ऑफ t माइनस पाई पाई इस आइसोमॉर्फिक हो जाएगा कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर के, और कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगी, यहाँ से जीरो आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। सो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें सारी आइगन वैल्यू हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप की, कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर जिसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो होगी, सारी आइगन वैल्यू जीरो है, देन इस केस में हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स के आइसोमॉर्फिक होगी। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, v बाई कर्नेल ऑफ t माइनस पाई पाई इज आइसोमॉर्फिक टू निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स का आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमने प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से किया है। प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से W1 और W2 इस टाइप से है, देन उन्हें डायरेक्ट सम के रूप में है। देन इस केस में अगर W1 और W2 डायरेक्ट सम के रूप में है, देन इस केस में वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, v बाई W1 इज आइसोमॉर्फिक टू W2। सो यहाँ से ये इंप्लाई कर रहा है कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक होगा, और कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक है, देन निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। सो अगर ऑप्शन से बात करें, ऑप्शन सी कह रहा है द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी ऑन द क्वोशिएंट स्पेस v बाई कर्नेल ऑफ t माइनस पाई पाई इज निलपोटेंट, ये हमारे पास आया। ऑप्शन डी कह रहे हैं द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी ऑन द क्वोशिएंट स्पेस v बाई कर्नेल ऑफ t इज स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, देयर आर एग्जैक्टली टू जॉर्डन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2013 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी और पार्ट सी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।